नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक करके ऑल पर सेट कर दें, जिससे हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले। आप इस चैनल पर इस तरह की रोचक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। पीने मुंडे हिटलर की रॉकेट प्रयोगशाला जिसके बलबूते आज अमेरिकन भौकाली कायम है। कोई भी बड़ा और भीषण युद्ध जुबानी जंग की कोख में ही पनपता है। फिर इसका लालन पोषण हथियारों को विकसित करती बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां करती हैं और इसका अंतिम संस्कार दुनिया के तमाम बड़े नेताओं की बेवकूफ़ी से होता है। अंत में सिर्फ और सिर्फ तबाही की भयावह राख ही हाथ लगती है। परंतु इस तथ्य को भी नकारा नहीं जा सकता कि कभी युद्धों में ऐसे आविष्कार भी होते हैं जो संपूर्ण मानवता के इतिहास में अनूठी छाप छोड़ते हैं। ऐसे ही एक आविष्कार की कहानी हम लाए हैं। प्रथम विश्व युद्ध के घाव अभी हरे थे, द्वितीय विश्व युद्ध की आहट भर थी और इसकी तैयारियां शैशव अवस्था में थी। शांति की बड़ी बड़ी डींगें हाँकने वाले देश उस समय हथियारों के जखीरे तैयार करने में जुटे थे। स्वयं की तबाही के साजो सामान इतने विकसित हो चुके थे कि मिसाइल तकनीक इजाद हुई, यानी अब लोगों की जान और सस्ती हो चुकी थी। बहुत कम लोग ही जानते होंगे कि जर्मनी युद्ध विकास की पाठशाला जा रहा था। इस पाठशाला की पहली कक्षा थी पीने मुंडे। जी हाँ, दुनिया को रॉकेट और मिसाइलों की तकनीक से परिचित कराने वाला छोटा सा गांव, जिसे कभी हिटलर ने कोई खास तवज्जो नहीं दी, लेकिन जब वो जंग हारा तो उसकी गांव में सिर्फ माफी मांगी। 1934 में नाजी सरकार अपने बेहद खुफिया मिशन का अड्डा बनाने के लिए एक वीराना जगह की तलाश में थी। यह मिशन था मिसाइलों को गुपचुप निर्माण और परीक्षण करना। 1935 में जर्मन इंजीनियर वर्नर फन ब्राउन ने पीनेमुंडे गांव को मिसाइल के कारखाने के लिए एकदम उपयुक्त पाया। पीनेमुंडे जर्मनी की राजधानी बर्लिन से लगभग 270 किलोमीटर दूर बाल्टिक सागर में मिलने से पहले पीने नदी के मुहाने पर बसा एक गांव है, जहां आज जर्मनी का आर्मी रिसर्च सेंटर काम करता है। हिटलर के लिए यह गांव भौगोलिक दृष्टि से गुप्त और मिशन निर्माण व कारखानों को स्थापित करने हेतु उपयुक्त था। दुनिया को भनक लगे बिना नाजी सरकार यहाँ मिसाइल निर्माण का कार्य कर सकती थी। काम शुरू हुआ और करीब 12,000 लोगों ने दिन रात मशक्कत की, जिसमें से अधिकतर प्रथम विश्व युद्ध के बंदी और यहूदी थे। 1939 में जब हिटलर ने युद्ध का आगाज किया तब कारखाने अधूरे ही थे। मशीन और औजारों के निर्माण के लिए धन की आवश्यकता थी, परंतु इन सब से इतर हिटलर का ध्यान युद्ध जीतने पर था, और वो भी परंपरागत साधनों की मदद से। उसे यकीन था कि उसके सैनिक ही लड़ाई जीत सकते हैं। इसीलिए वह मिसाइल प्रोग्राम पर खर्चा न करके उसे बाकी युद्ध बंदोबस्त में लगाने के पक्ष में था। इसके परिणाम स्वरूप कारखानों को मिलने वाले धन में कटौती हुई और निर्माण कार्य धीमा हो गया। कम साधनों के बाद भी वैज्ञानिक मेजर जनरल डॉक्टर वॉल्टर डाउनबर्ग और वर्नर वॉन ब्राउन ने इंजीनियर्स की टीम तैयार की और मिसाइल बनाने का काम जारी रखा। 1942 में वॉल्टर ने जर्मनी के रॉकेट एग्रीगेट 4A4 का कामयाब परीक्षण किया। ये दुनिया का पहला लंबा दूरी तक मार करने वाला रॉकेट था। दोनों वैज्ञानिकों को यकीन था कि यह मिसाइल दूसरे विश्व युद्ध में जर्मनी को जीत दिला सकती है। जर्मनी में नए हथियारों का विकास करने वाले अल्बर्ट स्पीर भी इसी बात से सहमत थे, पर हिटलर को इसमें खास रुचि नहीं थी। इसके बाद दोनों वैज्ञानिकों ने सफल परीक्षण की एक फिल्म तैयार करवाई और उसे हिटलर को दिखाया। फिल्म देखने के बाद हिटलर ने इसे मिसाइल के निर्माण को हरी झंडी दी, लेकिन तब तक युद्ध के मोर्चे पर बहुत देर हो चुकी थी। जर्मन फौजें कई मोर्चों पर हार रही थी। हिटलर ने काम में तेजी लाने के लिए यूरोप के अलग अलग देशों से लाए गए यहूदी युद्धबंदियों को इस कारखाने में लगा दिया। पीनेमुंडे वीराना इलाका था। यहाँ संसाधनों की कमी थी, इसीलिए आवाजाही में कमी थी। नाजी सरकार के खुफिया मिशन को यहाँ सफलतापूर्वक अंजाम दिया जा रहा था। हालांकि 1943 में ब्रिटिश खुफिया एजेंसी को पीनेमुंडे में चल रहे मिसाइल निर्माण की खबर लग गई। 17 अगस्त 1943 को ब्रिटिश रॉयल एयरफोर्स ने उस वक्त का सबसे बड़ा हमला पीनेमुंडे पर किया। उस हमले को ऑपरेशन हाइड्रा नाम दिया गया। इस हमले का एक ही मकसद था, जर्मन रॉकेट के निर्माण को रोकना। उन्होंने बहुत बड़ी मात्रा में हवाई हमले किए। हालांकि ये हमले नाकाम रहे और मिसाइल कारखाने को कोई खास नुकसान नहीं हुआ। अब तक ब्रिटिश लोगों को इस जगह के बारे में पता चल गया, इसीलिए उस फैक्ट्री की जगह को आगे चलकर बदल दिया गया। इसके बाद इसे मध्य जर्मनी के मितेलबर्ग में शिफ्ट किया गया। वहां पर इस काम को फिर से शुरू किया गया, मगर धीरे धीरे जर्मनी हारने की कगार पर पहुंच गया।
उनके पास संसाधन और पैसे दोनों ही नहीं थे। कुछ निर्माण करके मजबूरन एक बार फिर से रॉकेट बनाने की इस काम को रोकना पड़ा। हालांकि 1944 में लिक्विड प्रोपेलेंट तकनीक पर आधारित V2 रॉकेट इस्तेमाल इंग्लैंड पर हमले करने में इस्तेमाल किया गया था, लेकिन यह नाकाफी था और हिटलर को वर्नर फॉन ब्राउन और वोल्टर के काम को कम करके आंकने की गलती का एहसास हुआ। हिटलर ने फील्ड मार्शल फॉन ब्राउनचिच से माफ़ी मांगी। उसने वोल्टर डॉनबर्ग से भी माफ़ी मांगी और कहा कि वो उनकी रिसर्च की अहमियत नहीं समझ सका था। दूसरे विश्व युद्ध में जर्मनी हार गया, लेकिन इसके बाद भी रॉकेट और मिसाइल तकनीक के विस्तार का काम रुका नहीं। युद्ध के बाद अमेरिका, रूस और ब्रिटेन की अगुवाई वाले मित्र देशों ने A4V2 मिसाइल की तकनीक हासिल करने की कोशिश की। इस काम में जर्मन वैज्ञानिकों की मदद ली गई। नाजी जर्मनी में जो लोग इस तकनीक को विकसित करने पर काम कर रहे थे, उन्हें सोवियत संघ, ब्रिटेन, फ्रांस और अमेरिका ने अपनी ओर मिला लिया। इनमें से वर्नर फॉन ब्राउन को अमेरिका ने नागरिकता दी। फॉन ब्राउन बाद में नासा के लिए काम करने लगे थे। उन्होंने अमेरिका के मशहूर अपोलो मिशन के लिए काम किया। अपोलो मिशन से ही अमेरिकी अंतरिक्ष यात्रियों ने चांद तक का सफर तय किया। पिनमुंडे में हुए रिसर्च की बुनियाद पर आगे चलकर इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइलें विकसित की गईं। इन्हीं की मदद से अंतरिक्ष में सैटेलाइट लॉन्च करने के लिए रॉकेट बनाया गया। शीत युद्ध के दौरान इस तकनीक को बेहतर बनाने पर काफ़ी काम हुआ। पिनमुंडा की सबसे बड़ी विरासत हमें ये समझाती है कि तकनीक इंसानियत की ज़िंदगी पर कितना गहरा असर डालती है। समाज में इंजीनियरों और वैज्ञानिकों के रोल की अहमियत भी जर्मनी का ये गांव हमें समझाता है। पिनमुंडे में स्थित म्यूजियम की देखभाल करने वाले डॉक्टर फिलिप ओमान कहते हैं कि नई तकनीक का विकास हमारे वैज्ञानिकों की विरासत और कामयाबी की कहानियां कहता है। पिनमुंडे आज हमें इस बात का एहसास कराता है कि सही इस्तेमाल से तकनीक हमें चांद तक पहुंचा सकती है, तो गलत इस्तेमाल से इंसानियत तबाह भी हो सकती है। पिनमुंडे को कलाकारों ने भी काफ़ी अहमियत दी है। कैटलोनिया के पेंटर ग्रेगोरियो इग्लेसियास मेयो और मैक्सिकन कलाकार मिगुएल ओरागोन ने इस म्यूजियम पर आधारित कई कलाकृतियां बनाई हैं। पिनमुंडे को इन कलाकारों ने इंसानियत के तमाम एहसासों का प्रतीक बताया है। ये जुल्म का भी प्रतीक है, जहां यहूदी युद्धबंदियों का शोषण किया गया, वहीं इंसान की अक्लमंदी का भी ये मिसाल है, जिसने इतनी शानदार तकनीक विकसित की। पिनमुंडे को कभी यूरोप की तबाही का केंद्र बनाने की तरफ बढ़ रहा था, आज दुनिया भर के संगीतकारों की मेजबानी करता है।